This conference will now be recorded. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग काफ़ी हद तक कवर कर लिया था। हमने जॉब कॉस्टिंग कर ली थी, बैच कॉस्टिंग कर लिया था, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे किट में से, प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल भी कर लिए थे, नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस। एक चीज़ जो प्रोसेस कॉस्टिंग में रह गई थी जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, वो है कि अगर आपके सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए, अब फिनिश्ड वर्क इन प्रोसेस तक का तो हमें आइडिया है, हमें इतना तो आइडिया है कि हम जो भी इनपुट डालते हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, उससे कुछ तो हो जाते हैं फिनिश्ड, कुछ नॉर्मल लॉस हो जाता है, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो जाता है और कुछ बच जाता है। तो इतना तो हमें आइडिया है कि हमारी आउटपुट जो है वो 4 तरह की हो सकती है। एक गुड आउटपुट जो ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट प्रोसेस को, एक नॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस, ये वो वाली आउटपुट है जो बैड आउटपुट है, ज़ाया हो गई, और फिर एक ऐसी आउटपुट है जो अधूरी रह गई, जिसको हम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो अब लॉजिकल सी बात है कि अगर एंडिंग वर्क इन प्रोसेस होता है तो बिगिनिंग भी तो हो सकता है, क्योंकि इस साल में अगर इस पीरियड में अगर एक चीज बनने से रह गई है जिसे हम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहे हैं, तो नेक्स्ट पीरियड में जब ये प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो वो नेक्स्ट पीरियड का बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे सवाल में बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस भी हो, पहली बात है वो कहाँ पे आएगा, वो तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इनपुट्स में फिर आ जाएगा कि आपके पास कुछ वर्क इन प्रोसेस पहले से पड़ा हुआ था, फिर मजीद आपने मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाया, तो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा डेबिट साइड पे। लेकिन फिर प्रॉब्लम एक ये होगा, जिस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम अब ये टॉपिक समझेंगे, कि जब आपके पास बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा और आप मजीद कॉस्ट लगाओगे, ठीक है, कुछ कुछ पहले से कॉस्ट लगी हुई है, कुछ मजीद कॉस्ट लगाओगे, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट पर यूनिट की और फिनिश गुड्स की, और ये जो वैल्यूएशन वाले मामला होते हैं, जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यूएशन किस कॉस्ट के हिसाब से करेंगे? वो कॉस्ट जो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस पर लगी थी उस हिसाब से करेंगे पिछले साल, या उस हिसाब से करेंगे जिस जो कॉस्ट इस साल लगी? अब इसमें फर्क हो सकता है, लास्ट टाइम हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती है, इस साल ज्यादा हो सकती है, लास्ट ईयर ज्यादा हो सकती है, इस साल कम हो सकती है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वेरी करेगी। इन अदर वर्ड्स, जो हमारी आउटपुट निकल रही है वो आउटपुट किस कॉस्ट से बन के निकल रही है? वो जो पिछले साल लगी थी, वो जो इस साल लगी है, या थोड़ी वो जो पिछले साल लगी थी थोड़ी इस साल लगी है, या सारी इस साल वाली, या सारी पिछले साल वाली? अब ये सवाल बेसिकली वैल्यूएशन का हो जाता है। तो इसके सोल्यूशन के तौर पे हमें दो मेथड्स बताए जा रहे हैं कि जब आप वैल्यूएशन करोगे, ये बिल्कुल वही मसला जो इन्वेंट्री में होता है कि आप मुख्तलिफ डेट्स में मुख्तलिफ प्राइसेस पे इन्वेंट्री खरीद रहे होते हो, फिर जब इशू करोगे तो कौन सी वाली प्राइस यूज करोगे? तो वो जो इन्वेंट्री में वैल्यूएशन का मसला आता है, जिसका जवाब फिर लाइफ ऑफ फाइव एफ को होता है, एक मेथड। तो यहाँ पे भी कुछ मोरलेस ऐसी ही बात है कि जब हमें बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा और हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, और इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, क्योंकि सारी वैल्यूएशन इसी की बेस पे होती है। अगर आप सही इक्विवेलेंट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल लोगे तो सही वैल्यूएशन हो जाएगी। तो इस स्टेज पे इस मसले का हल दो मेथड्स हैं, हमें दोनों सीखने हैं, वेटेड एवरेज मेथड और फाइफो मेथड। अब इन मेथड्स को सीखने से पहले हमें ज़बानी इस बात को पता है कि वेटेड एवरेज मेथड क्या होगा, कि हम पिछली कॉस्ट अब वाली कॉस्ट पिछले वाली कॉस्ट चला देंगे और उसकी एक एवरेज तो वेटेड
एवरेज मेथड तो कहीं ना कहीं समझ आता है कि जो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट है और जो कॉस्ट अब लगी है यूनिट्स पे, तो कहीं ना कहीं हमारे मेथड को हम आगे लिख लेते हैं कि कैसे करेंगे। अलबत्ता फाइफो मेथड ये कहता है, फाइफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फाइफो मेथड ये कहता है कि जब आप कॉस्ट को ट्रांसफर करोगे आगे, जब आप वैल्यू करोगे फिनिश गुड्स, तो पहले आपको बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को ट्रांसफर करना है। यानी कि हम अज्यूम करेंगे कि पहले बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के अगर 400 यूनिट थे तो पहले ये कंप्लीट हुए होंगे, पहले ये कॉस्ट ट्रांसफर करो, क्योंकि पहले ये यूनिट्स कंप्लीट हुए होंगे। फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, चूंकि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले साल से चल रहा है, इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम मजीद यूनिट्स बनाएंगे। तो फाइफो का जो मेथड है वो एक ऑर्डर फॉलो करेगा, वो एवरेज आउट नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि सारी कॉस्ट जमा कर देगा और यूनिट्स पे डिवाइड कर देगा, एवरेज आ जाएगी, बल्कि फाइफो का जो मेथड है वो ऑर्डर फॉलो करेगा और उसमें हम पहले बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और फिर बकिया यूनिट्स बनाएंगे और उसकी कॉस्ट कंप्लीट करेंगे। अब ये सब होगा कैसे, ये तो मैं ज़बानी कलामी बता रहा था, कॉन्सेप्चुअली बता रहा था, अब होगा कैसे उस पर अब हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कपल ऑफ पेजेस विल टेल यू कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले देखें वेटेड एवरेज। सो वेटेड एवरेज, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि वेटेड एवरेज में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती उन यूनिट्स में जो स्टार्ट में थे और उन यूनिट्स में जो ऐड हुए हैं, दोनों एक ही समझे होते हैं। बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को हम ऐड कर देते हैं करंट कॉस्ट के साथ एवरेज निकालने के लिए। तो बिल्कुल कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस ले लेंगे डेबिट साइड पे, ये कॉस्ट ले लेंगे और फिर जो मजीद कॉस्ट ऐड की है मटेरियल लेबर ओवरहेड वो सारा कुछ ले लेंगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ये दी हुई टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट को फिर डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स पे, और इक्विवेलेंट यूनिट्स बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं। तो जब आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे इक्विवेलेंट यूनिट्स पे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ फिनिश आउटपुट भी आ जाएगी और कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ जाएगी, क्योंकि असल चीज तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालनी थी। अगर आपने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल ली है तो आप मल्टीप्लाई करोगे उन यूनिट से जो कंप्लीट हो गए हैं और मल्टीप्लाई करोगे उन यूनिट से जो अधूरे रह गए, तो आपको वैल्यूएशन हो जाएगी। तो यहाँ पे वेरी सिंपल, कोई खास बदलाव नहीं आया, कोई खास टेक्निक में फर्क नहीं आया। सारी कॉस्ट जमा कर लो इंक्लूडिंग बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड कर दो, जिस तरह इक्विवेलेंट यूनिट्स पहले निकालते हो, आपके पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा, उससे आप वैल्यूएशन कर लो आउटपुट की और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो खास चेंज नहीं आया, खास चेंज आएगा तो फाइफो में आएगा, वो भी हम नोट कर लेते हैं। उससे पहले हम एक वेटेड एवरेज से सवाल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वेटेड एवरेज का, उसके अंदर देखो आपको बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स बता रहा है और ये भी बता रहा है कि इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है और इस पे कितनी कॉस्ट अब तक लग चुकी है, और फिर वो ये बता रहा है कि यूनिट्स हमने ट्रांसफर किए प्रोसेस 2 को 1700, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इतना है, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, कॉस्ट जो लगी है वो इतनी है, लॉसेस कोई नहीं है। अब चूंकि उसने आपको बात वेटेड एवरेज की समझानी है तो उसने लॉस वाली बात इधर उधर कर दी है। अब आप क्या करोगे, देखो पहला काम तो हमने ये करना होता है कि किसी तरीके से चीजों को ऑर्डर में लेके आए। तो मैं यहाँ पे जरा स्पेस यूज करते हुए इसी पेज पे एक आपको प्रोसेस अकाउंट शो करता हूँ। अब आपको पता है डेबिट साइड पे क्या आती है, इनपुट्स आती हैं। इनपुट में इस दफा क्या लिखा जाएगा, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, कितने यूनिट्स हैं 400, और कॉस्ट कितनी है, ये बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है। तो आप क्या करोगे, आप 19,880 को 19,880 को 3799 में प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे आप कॉस्ट लिखोगे 23,679, ये तो होगी बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट। फिर आप कह रहे हो कि हमने कुछ कॉस्ट मजीद लगाई है,
इसका मतलब है कॉस्ट कुछ मजीद लगाई है इस पीरियड में। तो जो इस पीरियड में कॉस्ट लगाई है वो मटेरियल की कितनी है, 1 लाख। कन्वर्जन की कितनी है, 86,000। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो भी हमने कहा था कि हम कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, चाहे वो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की हो, चाहे वो इस साल ऐड की गई हो। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई 209,679, 209,679। ठीक है, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब इसमें खैर एक ट्रिक जरूर होगा, वो ट्रिक हमें फिर उस हिसाब से लिखना भी चाहिए था, लेकिन मैंने चूंकि नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल मैं अब आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में है वो अलग-अलग लिख के फिर उसका टोटल लिखना चाहिए था। उसकी वजह वो मैं भी आपको बता देता हूँ। बहरहाल ये भी लिखा हुआ ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड पे वो ये कहता है कि हमने अब इससे बना क्या, इससे हमारे 1700 यूनिट कंप्लीट हो गए। अब मैंने उन 1700 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। ये उसने बता दिया 1700 हुए हैं, कॉस्ट क्या है ये मैंने निकालनी है। और फिर वो बता रहा है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी रह गया, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 300 का है। इसकी कॉस्ट क्या है ये भी मैंने बतानी है। जब मैं बताऊंगा तो किस चीज के बराबर होना चाहिए, सारा कुछ आंसर 20679 के, क्योंकि इनपुट आउटपुट की कॉस्ट बराबर होनी चाहिए। अब हम असल मुद्दे पे आ गए, और वो क्या है कि मुझे 1700 यूनिट की कॉस्ट बतानी है और मुझे 300 अधूरे यूनिट्स की कॉस्ट बतानी है। इसके लिए सबसे पहली कैलकुलेशन जो मुझे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी इक्विवेलेंट यूनिट्स की। और मैंने आपको बताया कि वेटेड एवरेज मेथड में इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरीके से होती है जिस तरीके से आप नॉर्मली करते हो, कोई बदलाव नहीं आता। तो आप क्या लिखोगे, मटेरियल, आप क्या लिखोगे, कन्वर्जन कॉस्ट। अब आपको पता है जो तो यूनिट कंप्लीट हो गया, राइट, जो तो यूनिट कंप्लीट हो गया वो तो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल भी कंप्लीट हुआ होगा और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट भी कंप्लीट हुआ होगा। लेकिन जो यूनिट अधूरा रह गया, एंडिंग वाले, सिर्फ एंडिंग वाले, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली हम जो सवाल कर रहे होते हैं उसमें एंडिंग वर्क इन प्रोसेस लेते हैं, तो जो यूनिट्स अधूरे रह गए उस पे वो क्या कहता है 100% मटेरियल लग चुका है, तो यहाँ पे 300 यूनिट इक्विवेलेंट होंगे एज रिलेटेड टू मटेरियल, और 50% पे वो कह रहा है कन्वर्जन लगी है, तो यहाँ पे 50% 150 आप ले लोगे। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स उस तरीके से आपने निकाल लिए 2000 और 1850। अच्छा, अब आपने क्या निकालना है, अब आपने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो अब आप क्या करोगे, आप मटेरियल की कॉस्ट को और कन्वर्जन कॉस्ट को, अब ये बात याद रखो कि मटेरियल की कॉस्ट भी 2 है और कन्वर्जन कॉस्ट भी 2 है। दो कौन कौन सी है, मटेरियल बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में भी था 19,880, और मटेरियल आपने ऐड भी किया 1 लाख। कन्वर्जन कॉस्ट बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में भी थी 3799, और कन्वर्जन कॉस्ट ऐड भी की 86,000। तो अब आप क्या करोगे, आप टोटल मटेरियल को जो कि 1,19,880 बनता है, डिवाइड कर दोगे किस पे, मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स पे, और टोटल कन्वर्जन कॉस्ट को जो कि 8600 प्लस 3799 बनती है 12399, तो टोटल कन्वर्जन को आप डिवाइड कर दोगे उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स पे। तो अगर मैं ये करता हूँ 119,880 को डिवाइड करता हूँ 2000 पे, that gives me 59.94 equivalent as related to material, और मैं 12399 को डिवाइड करता हूँ
1850 पे तो मेरे पास आता है 6.70। अब मुझे सिर्फ एक चीज की कंफर्मेशन करने दें, क्योंकि मुझे कराते हुए क्वेश्चन थोड़ा सा एक डाउट ये हो रहा है कि यहाँ पे जो इसने लिखा है यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, तो ये आउटपुट ही होनी चाहिए, इनपुट ना हो। मुझे क्योंकि यहाँ पे सही बताया नहीं ये कौन सा प्रोसेस है, मुझे जस्ट एक मिनट कंफर्मेशन कर लेने थे, फिर मैं आपको आगे इसको कंटिन्यू करवाता हूँ। तो 59.94 ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरी, सॉरी हाँ दूसरी भी वो, बस उसमें सिर्फ गड़बड़ हुई कि मैंने 8600 ले लिया जबकि 86,000 लेना था। तो 86,000 प्लस 3799, तो ये बनना था 89,799। और जब आप 89,799 को डिवाइड करोगे 1850 से, तो वो आएगा 48.54। तो बस इतनी करेक्शन कर लें, 48.54। जी यहाँ पे आयशा आपको कोई सवाल है तो आप पूछ लो, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट तक, यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। अगर समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताना है, अब मैंने ये बताना है कि जो 1700 यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट क्या बनेगी। तो 1700 यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एक यूनिट की इक्विवेलेंट कॉस्ट क्या है 59.94 प्लस 48.54। एक यूनिट की जो इक्विवेलेंट जो जो कॉस्ट है वो 108.48 है। ठीक है, इन दोनों को जब मैं जमा करूंगा तो 108.48 बनेगा। तो अगर एक यूनिट की कॉस्ट 108.48 है तो 1700 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी, वो आप लिख दोगे 1,84,416। तो ये तो हो गया आपका एक जवाब। दूसरा आपने बताना है कि वर्क इन प्रोसेस जो 300 है उसकी कॉस्ट कितनी है। अब आपको पता है कि 300 के 300 यूनिट मटेरियल के हिसाब से तो कंप्लीट है, तो आप 300 को 59.94 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अलबत्ता 50% पे आपकी कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, तो आप आधे यूनिट्स पे मल्टीप्लाई बाय 48.54, आधे यूनिट्स पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 59.94, ये बन जाएगा 17,982। और 150 मल्टीप्लाई बाय 48.54, ये बन जाएगा 7281। जब आप ये सारा मिलाओगे तो ये 2,09,679 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के होते हुए एक मेथड इस्तेमाल किया जिसको हमने कहा वेटेड एवरेज मेथड। और वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है कि हम बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट को और अब लगने वाली कॉस्ट को जमा कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाती है। और फिर उस टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाती है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है वेटेड एवरेज का। जो कॉम्प्लिकेशन है वो FIFO में है। तो अभी अगर इस दौरान आपको समझते हुए कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई एम्बिग्यूटी हुई, तो अभी क्लियर कर लो। एनी क्वेश्चन थी आयशा? कोई सवाल नहीं है, हाँ ना तो कर दो भाई। क्लियर है लिख दो, समझ आ गया लिख दो, नहीं समझ आया तो क्या नहीं समझ आया लिख दो, कुछ तो बताओ ना। अब एक तो स्टूडेंट जब कम होते हैं तो ये भी बड़ा मसला होता है फीडबैक का।
आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है? फिर कोई जवाब नहीं है? एवरीथिंग ओके? ओके, हम आपने लेट ज्वाइन किया तो हमने एक मेथड कर लिया, इसको थोड़ा वीडियो में देख लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल में अगला एक क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूँ एक दफा फिर इसको हम अगर रिपीट कर लें किसी दूसरे सवाल से तो आपका ये कवर हो जाएगा। तो जो मैंने अभी अकाउंट बना के आपको दिया वो ये था, मैंने अभी एग्जैक्टली ये अकाउंट आपको बना के दिया और इसी तरीके से बना के दिया, राइट? अच्छा चलो, अब जिसका मिस हो गया वो एक दफा मेरे साथ फिर ये सवाल कर ले, ठीक है? और इस दफा मैं जरा कोशिश करता हूँ कि मुझे एक जरा अच्छी जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए इसको करने के लिए, क्योंकि स्पेस कम होती है तो चीजें स्क्वीज आउट हो जाती है। लेकिन इधर फिर स्पेस नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ओके, अच्छा जी चले, वो मुझे और तो स्पेस मिली नहीं, मुझे इसी पे सॉल्व करना है। लेकिन एक दफा फिर समझ लें, समझना क्या है कि अगर आपके सवाल में बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए जो कि अब तक नहीं आया, तो इसको हमने कैसे हैंडल करना है? पहली बात तो ये है कि जिस तरह का भी मर्जी सवाल आ जाए, करना आपने फिर भी वही है कि आपने एक अकाउंट बनाना है, प्रोसेस अकाउंट, और उस अकाउंट में इनपुट्स और आउटपुट्स को रिकंसाइल करना है। अब अलबत्ता आपके सवाल में पहली दफा एक चीज आ गई है जिसका नाम है बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, और बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के वो कहता है 200 यूनिट्स है और इसकी जो कॉस्ट है वो ये है। तो आप इस सारी कॉस्ट को मिला के लिख दो 22,000 प्लस 6960 प्लस 3000। तो ये आपके पास बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस है। बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसी प्रोसेस में पिछले पीरियड में कुछ काम अधूरा रह गया था, वो इस पीरियड में अब हम मुकम्मल करेंगे, तो लिहाजा वो इस पीरियड के प्रोसेस अकाउंट में एज एन इनपुट आ जाएगा। पहली चीज तो आपने ये समझनी। उसके बाद चूंकि इस पीरियड में हमने और चीजें बनानी है, तो हम सिर्फ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को तो कंप्लीट नहीं करेंगे, हम मजीद कॉस्ट भी लगाएंगे। तो मजीद कॉस्ट कौन सी है? मजीद कॉस्ट जो है वो 98,000 का मटेरियल है, 60,000 की लेबर है, 39,000 का प्रोडक्शन ओवरहेड है, मजीद कॉस्ट। तो इनपुट हमारी मुकम्मल हो गई, सिर्फ एक चीज फालतू आई, वो आई बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस। लेकिन आपने उसे क्या किया? आपने उसे एज इट इज लिख दिया 31960 प्लस 98,000। अब मैं जमा कर रहा हूँ सारों को, प्लस 60,000 प्लस 39,000। तो मैंने सारों को जमा कर दिया, मेरे पास टोटल आ गया 2,28,960। अब क्या है, मुझे आउटपुट साइड कवर करनी है। आउटपुट में क्या है? आउटपुट में वो बता रहा है कि हमारे पास 300 यूनिट्स हैं वो बच गए, ये हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। अच्छा, अब मैंने ये बताना है कि जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं वो कितने हैं। तो इस सवाल में ये नहीं बताया हुआ यूनिट्स कंप्लीट कितने हुए हैं, ठीक है? एक मिनट में ऊपर देख लूं कोई लाइन हमारे से मिस ना हो रही हो। हाँ ठीक है, ऊपर बताया हुआ था यूनिट्स एडेड ही। तो यूनिट्स एडेड कितने हैं? 1000। तो अब अगर 1200 यूनिट्स हों, 200 पहले के और 1000 अब के, और 1200 में से 300 अधूरे रह जाएं, तो अब यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर मिला कि 900 हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो असल सवाल है जिसके लिए अब हम मेथड अप्लाई करेंगे, और जो समझ जाने वाला है वो मेथड है, मेथड आपने समझना है। अब असल सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि इस 900 यूनिट्स की क्या कॉस्ट है और 300 यूनिट्स की क्या कॉस्ट है। और समझने वाली बात यह है कि इस कॉस्ट का क्या करना है, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस का। तो
इसके लिए दो पॉसिबल मेथड्स हैं, वेटेड एवरेज मेथड बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए और FIFO। इस वक्त जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो है वेटेड एवरेज, FIFO अभी मैंने नहीं कराया, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज मेथड के बारे में हम ये कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सवाल को करना है। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट ये कि एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालोगे? वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग का मटेरियल और जो मटेरियल ऐड किया उसको जमा कर लो, लेबर जो वर्क इन प्रोसेस की है और जो लेबर ऐड की है उसको जमा कर लो, ओवरहेड्स जो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के हैं और जो अभी ऐड किए उसको ऐड कर लो और डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट यूनिट्स पे। तो एवरेज का मतलब ये हुआ कि बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट और जो कॉस्ट अब लगाई है दोनों को जमा करके एवरेज निकाल लो। तो इस एवरेज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक हमें निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट यूनिट्स। जब भी वर्क इन प्रोसेस आता है तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने पड़ते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकलते हैं? स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखनी होती है हमें। तो हमें वो ये कह रहा है कि जो वर्क इन प्रोसेस है वो फुली कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल है, 60% विद रिस्पेक्ट टू लेबर है, 50% विद रिस्पेक्ट टू ओवरहेड। इसका मतलब है तीनों चीजों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग है, मटेरियल की अलग, लेबर की अलग, ओवरहेड्स की अलग। तो अब आपको पता है कि जो यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं जो कि 900 है, उसमें मटेरियल भी लगा होगा, लेबर भी लगेगी होगी, ओवरहेड्स भी लगे होंगे। तो यूनिट्स कंप्लीट होते हैं वो तो हम सारा में लिख देते हैं, लेकिन जो हमारा एंडिंग वर्क इन प्रोसेस होता है उसको हम देखते हैं कि उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। तो लिखा हुआ है फुली कंप्लीट एज टू मटेरियल, तो 300 का 300 मटेरियल में डाल दो। 60% कंप्लीट एज टू लेबर, तो 300 का 60% 180 लेबर में ऐड कर दो। 50% कंप्लीट एज टू ओवरहेड, तो 300 का 50% 150 ओवरहेड्स में जमा कर दो। तो हमारे जो इक्विवेलेंट यूनिट्स बनते हैं वो बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे जैसे नॉर्मली आप निकालते हैं। 1200 विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल हो जाएगा, 1080 विद रिस्पेक्ट टू लेबर हो जाएगा और 1050 विद रिस्पेक्ट टू ओवरहेड। ठीक हो गया? ये हो गए इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि सारी कॉस्ट को, जो तीनों कॉस्ट हैं, वर्क इन प्रोसेस वाली और अब जो ऐड की है वो वाली, दोनों को मिला लो। तो आप देखो वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी? 22,000। और वैसे मटेरियल की कॉस्ट ऐड कितनी की है? 98,000। तो 22,000 वर्क इन प्रोसेस वाला और 98,000 ऐड करने वाला, ये दोनों आपने जमा कर लेनी है। तो दोनों जब जमा करोगे तो ये बन जाएगा 1,20,000। और फिर मैं क्या करूंगा? अच्छा चले वो फिर वाला मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं सारों को ऐड कर लूँ कि थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं ये चीजें डिलीट कर रहा हूँ। तो लेबर वर्क इन प्रोसेस में लेबर कितनी है? 9690 और वैसे लेबर कितनी ऐड की है? 60,000। तो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 66,960। ओवरहेड्स वर्क इन प्रोसेस में कितने हैं? 3,000। वैसे ओवरहेड्स कितने ऐड किए हैं? 39,000। टोटल कितने हो जाएंगे? 42,000। अब फाइनली आप ये करोगे कि मटेरियल की कॉस्ट को मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड कर दो, लेबर की कॉस्ट को लेबर के इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड कर दो और ओवरहेड्स की टोटल कॉस्ट को ओवरहेड्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, जो कि मटेरियल के केस में आएगी 10, लेबर के केस में आएगी 66960 डिवाइडेड बाय 1080, 6.62। अच्छा ये 100 है, सॉरी, मटेरियल के केस में 100, लेबर के केस में 62 और ओवरहेड्स के केस में 42,000 डिवाइडेड बाय 1050, ओवरहेड्स के केस में 40। और अगर मैं सारों को मिला लूं तो 40 प्लस 62 102 प्लस 100 202। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट पे जो कॉस्ट लगी है वो 202 है। अब अगर हमने ये सारा कुछ कर लिया अब आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि 900 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी? 900 ज़रा 202,
202 को मैं 900 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 लाख। ये जो पहला सवाल था मेरा 1,81,800, ये एक वर्किंग आवर। अब दूसरा ये है कि 300 यूनिट जो अधूरे हैं उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो हमें ये तो पता है ना कि जो अधूरे यूनिट्स है उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। 300 के 300 पे मटेरियल लगा है, मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट क्या है 100। 300 में से 180 यूनिट पे लेबर लगी है, लेबर का पर यूनिट कॉस्ट क्या है, अभी हमने निकाला था ऊपर 62। और 300 में से आधे यूनिट्स पे ओवरहेड्स लगे हैं और ओवरहेड्स की पर यूनिट कॉस्ट क्या है 40। तो 300 को 100 से मल्टीप्लाई करो 30,000, 180 को 62 से मल्टीप्लाई करो 11,160 और 150 को 40 से मल्टीप्लाई करो 6,000। और अब इस सारे को ऐड कर लो तो किसके बराबर होना चाहिए, वो जो ऊपर डेबिट साइड पे इनपुट की कॉस्ट है उसके बराबर होना चाहिए। तो ये उसी के बराबर है 228960। ये हमारा जवाब आ गया। तो मैंने वेटेड मेथड 2 दफा करवा दिया आपको, एक उधर टेस्ट एक इलस्ट्रेशन से, एक यहाँ से। अब अगर किसी को सवाल है तो वो पूछ ले। वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है कि आप बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट में जो कॉस्ट ऐड की है उनको जमा कर लो, कॉस्ट को मिक्स कर लो, टोटल कर लो और एक दफा इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड करके एवरेज निकाल लो। वो हमने सीख लिया। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो। फिर हम चलते हैं FIFO पे जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ओके, एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिएगा, मैं अभी आपको कंटिन्यू कराता हूँ।
Okay, so moving forward, now let's talk about FIFO costing of production. अब जिस तरह मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि FIFO में हम एक ऑर्डर फॉलो करेंगे। ऑर्डर ये होगा कि जो हमने वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग वाला है उसको पहले फिनिश करना है और उसको पहले आगे पास ऑन करना है। तो अब हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी कंप्लीटेड आउटपुट है उसमें क्या शामिल है। उसमें सबसे पहले शामिल है बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और हमने सबसे पहले उसको कंप्लीट किया है और फिर हमने बकिया यूनिट्स को कंप्लीट किया। तो पहले बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को कंप्लीट किया, उसकी कॉस्टिंग अलग हो जाएगी, फिर हमने बकिया यूनिट्स को कंप्लीट किया, उसकी कॉस्टिंग हमें अलग करनी पड़ेगी। अब हमने मिक्स नहीं करना फाइफो में, अब हमने मिक्स नहीं करना फाइफो में। अब हमने वर्क इन प्रोसेस को और कॉस्ट एडेड को ऐड नहीं करना, एवरेज नहीं लेना, बल्कि फाइफो में हमने बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को सेपरेटली वैल्यू करके पास ऑन करना है और रिमेनिंग प्रोडक्शन को सेपरेटली वैल्यू करके पास ऑन करना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला बन जाता है। इसके अंदर स्टेप्स बहरहाल आपको वही सीखने पड़ेंगे कि आपने इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकालने हैं, थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है, और आपने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकालनी है, थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है। ये दो चीज अगर आप समझ लें, बाकी सवाल उसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ और उसके बाद एक दो क्वेश्चंस भी इसके कर लेते हैं। बस यहाँ तक अगर आपको समझ आ जाए तो प्रोसेस कॉस्टिंग समझ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बस कॉम्प्लिकेटेड तरीन टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो इसको हम एक सवाल से समझते हैं, और सवाल मुझे लगता है कि ये वही सवाल है जो भी हम करके आ रहे हैं, लेकिन पहले इसको हमने फाइफो से किया था। अब हम पहले हमने इसको एफको से किया था, अब हम इसको फाइफो से करेंगे, तो आपको साथ ही साथ फर्क भी पता लग जाएगा। और फिर मेरे ख्याल में अगला जो टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग है वो भी कुछ इसी तरीके से ही होगा। तो चले, अच्छी बात है, एक ही डेटा को अगर हम दो मेथड से करेंगे तो हमें खुद ही समझ आ जाएगी। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? मेरी आवाज नहीं आ रही, वहां हम कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। ओ, आयशा को इसलिए आवाज नहीं आएगी, इनका स्पीकर ही बंद है। ओके, ओके, आयशा को बताएं कि उसका स्पीकर बंद है, तो उसने रीज्वाइन किया तो तब शायद उसको आवाज आ जाए। आयशा, आपका स्पीकर बंद था मेरे ख्याल में, अब आपने रीज्वाइन किया तब आपको आवाज आ रही होगी। आई कैन सी। सो फाइफो में कैसे करेंगे सारा मामला, ये आप जरा देख लें। अगेन इसी स्पेस को यूज करते हुए मैं यहाँ पे एक प्रोसेस अकाउंट बनाता हूँ। इनपुट हमारे पास क्या है? हमारे पास बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस है, कितना है? 400 यूनिट्स। और इन 400 यूनिट्स की जो वैल्यू है, जो इस पे अब तक कॉस्ट लगी है, वो ये है 19,880 प्लस 3775, ये बनती है 23। हमने पहले भी सवाल किया था, एफको से किया था, 23655। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर हमने मटेरियल ऐड किया और इसके अंदर हमने कन्वर्जन ऐड किया। मटेरियल कितना ऐड किया? उसने खुद हमें बताया 1 लाख। ठीक है, तो ये 1 लाख जो यहाँ पे लिखा हुआ ये ऐड किया। अच्छा, ये अब थोड़ा सा, या तो मैं अकाउंट इधर कर लेता तो मेरा जरा मसला ही हल हो जाता। अच्छा, चले मैं अभी कर लेता हूँ। तो मैं इस अकाउंट को थोड़ा सा इधर ही कर लेता हूँ ताकि ये मेरी फिगर्स भी यहीं से यूज हो जाए। मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा था? 23655। तो ये क्या है? ये बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस है। 1 लाख क्या है? मटेरियल है। मजे का काम हो गया, यहीं पे बुक में मुझे फॉर्मेट दिया आ गया। तो ये अब प्रोसेस काउंट मैंने यहाँ पे रिवाइज करके, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं? 400। उसकी कॉस्ट क्या? 23,655। किस तरह? यहाँ से जमा कर लिया। मटेरियल कितना ऐड किया? 1 लाख। गिवन था सवाल में। कन्वर्जन कितनी ऐड की है? 85995। ठीक हो गया।
तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हमने उसी तरीके से इनपुट्स ले लेंगे। इसको जमा कर लें 23655 प्लस 1 लाख प्लस 85995, ये हो गया 209650। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने आउटपुट्स लेनी है। आउटपुट कौन कौन सी हैं? एक तो जो हमने प्रोसेस 2 को यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं, तो यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ये कितने हैं? 1700 यूनिट्स हैं। इनकी वैल्यू क्या होगी ये तो हमने निकालना है। पहले निकाली थी वेटेड एवरेज से, अब निकालना है 5%। दूसरा हमारे पास क्या है? वर्क इन प्रोसेस है। वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं? 300 यूनिट्स हैं। ठीक है, 300 यूनिट्स हैं। इसकी वैल्यू क्या है? ये भी हमने निकालना है। अब ये निकालने के लिए पहले हमने मेथड अप्लाई किया था एफ को, और अब हम मेथड अप्लाई करेंगे फाइफो। तो जो फाइफो में आपको बात सीखनी है वो ये है कि फाइफो में हम मुख्तलिफ तरीके से इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं और मुख्तलिफ तरीके से कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं। वो मुख्तलिफ तरीका क्या है वो अभी मैं आपको बताने लगा। तो सबसे पहले देखें इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगा हूँ इक्विवेलेंट यूनिट्स की। दो चीजें हमारे पास, मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे आप लिखोगे यूनिट्स कंप्लीटेड सबसे पहले, और वो कितने हैं? अभी हमने लिखा वहां पे यूनिट्स कंप्लीटेड 1700। अब आपको पता है जो यूनिट्स कंप्लीटेड होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल भी होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट भी होते हैं। अच्छा, अब यहाँ से गौर से सुनो बात मेरी कि हम इससे पहले इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए बस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स इसमें ऐड कर देते थे। ठीक है, तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे, अभी भी करेंगे। कैसे करेंगे? एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के 300 यूनिट है, 300 100% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कंप्लीट है, 300 50% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कंप्लीट है। तो 300 का 100% 300 हो गया, 300 का 50% 150 हो गया। यहाँ तक भी बात वही है, यहाँ तक कोई फर्क नहीं है। जो पहले निकाला वही अभी निकाला। अब फर्क वाली बात सुन लो जो आपने करना है फाइफो में। अब फाइफो में आपने एक काम करना है कि एक दफा बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस सारा का सारा माइनस कर देना, जितना भी दिया हो। अब कितना दिया सवाल में? 400 यूनिट। तो 400 के 400 यूनिट एक दफा माइनस कर दो। ये पहला पॉइंट है, इसको कहीं लिख लो। उसके बाद बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करोगे, पहले माइनस किया फिर ऐड करोगे। लेकिन अब जो ऐड करोगे वो सिर्फ वो होगा जो कंप्लीट होने वाला बाकी है। इसको मैं लिख रहा हूँ टू बी कंप्लीटेड, जिसको कंप्लीट होना है। अब ये कैसे पता लगेगा? तो देखो, अगर 400 यूनिट्स 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, तो मटेरियल की कंप्लीशन तो अब होनी ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाए। लेकिन अगर 400 यूनिट 25% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट, तो 400 यूनिट पे 75% कॉस्ट अभी लगनी है, तो 75% कितना? 300। इस बात को गौर से समझ लो, और अगर सवाल है तो अभी पूछ लो। मैंने क्या किया? मैंने बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस को एक दफा तो सारा माइनस कर दिया और दूसरी दफा ऐड किया, लेकिन सिर्फ उतना जितना कॉस्ट लगना बाकी है। इज दैट क्लियर? नहीं है तो पूछ लो। सर ये जो क्लियर है? बिगनिंग वर्क इन हाँ जी, हाँ जी। प्रोसेस के हम लोगों ने कॉस्ट लिखी है, ये इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। जो 400 यूनिट्स की आगे कॉस्ट लिखी है, जो 400 माइनस किया, नहीं 400 यूनिट्स की कॉस्ट जो लिखी है ना हमने प्रोसेस अकाउंट में, वो ठीक है, वो इन दोनों को ऐड करके लिखी थी। देखो यहाँ पे वो सवाल में बता रहा है
कि जो 400 यूनिट्स का जो वर्क इन प्रोसेस है उस पर अब तक इतनी मटेरियल की कॉस्ट लग चुकी है और इतनी कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है। मैंने सिर्फ इन दोनों को ऐड किया है। ठीक है, ठीक है, ओके, इक्विवेलेंट यूनिट समझ आ गया? यस सर। ओके, अब अगर ये समझ आ गया है तो दूसरी चीज जो आपने समझनी है वो है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अच्छा, ये खैर इतना मुश्किल नहीं है इसमें, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, लेकिन इसमें बस एक आप नोट बना लो, पॉइंट बना लो कि इसके अंदर एक चीज का ख्याल रखना है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो दो चीजें हैं, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। दोनों की कॉस्ट जो है वो आप लोगे। अच्छा, अब जब हम वेटेड एवरेज लेते थे, अब यही पॉइंट है नोट करने का और नोट लिखने का, कि जब हम वेटेड एवरेज लेते थे तो हम बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस का मटेरियल भी लिखते थे और जो कॉस्ट ऐड किया वो भी लिखते थे। यानी कि अगर मैं आपको सवाल से दिखाऊं तो मुझे ये वाली कॉस्ट भी लेनी थी और जो मटेरियल ऐड किया 1 लाख ये भी लेनी थी, दोनों को ऐड करना था। फाइफो में ऐसा नहीं करना, फाइफो में सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल ऐड किया है वो लेना है 1 लाख, और फाइफो में सिर्फ और सिर्फ जो कन्वर्जन कॉस्ट आपने लगाई है अब ऐड की है सिर्फ वो लेनी है। तो बस कहीं ये लिख के रख लो कि फाइफो में हमने बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को मिक्स नहीं करना, फाइफो में हमने बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड नहीं करना। अगर ये एफ को होता तो मैं यहाँ पे बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस का मटेरियल भी ऐड करता और कन्वर्जन कॉस्ट भी ऐड करता और फिर पर यूनिट कॉस्ट निकालता। फाइफो में ऐसा नहीं करना। लॉजिक क्या है कि फाइफो में हम बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को अलग देखेंगे और जो हमारी करंट कॉस्ट है उसको अलग देखेंगे। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए मैं 1 लाख को अब डिवाइड कर दूंगा 1600 पे, जो कि मटेरियल की जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1750 पे, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1600, 62.5, और 85995 divided by 1750, 85995 divided by 1750, तो ये 49.14 आती है if I'm not doing any mistake। 85995, 85995, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं जमा कर दूं तो ये बन जाता है 111.64। मैं एक दफा जरा नीचे से कंफर्म कर लूं कि हमारी कोई फिगर कोई गलत कैलकुलेट ना हो गई। ठीक है जी, कंफर्म हो गया, हम ठीक जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर हमने ये काम भी ठीक तरीके से कर लिया, अब अगला काम है जो हमें और केयरफुली करना है, उसके लिए मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक चीज नोट कर लेता हूँ ऊपर से, और वो ये है कि 62.5 मटेरियल की इक्विवेलेंट कॉस्ट है और 49.14 कन्वर्जन कॉस्ट है और 111.64 टोटल यूनिट की कॉस्ट है। ये बस मैंने नोट कर लिया और मैं अब नीचे आ गया। अच्छा, अब इधर भी आपने ध्यान से समझना है कि अब हमने 1700 यूनिट्स जो ट्रांसफर किए हैं अगले प्रोसेस को, इसकी वैल्यू जाननी है कि ये क्या वैल्यू होगी। अब पहली बात तो ये समझो कि हम कह रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम कह रहे हैं कि ये जो 1700 यूनिट्स हमने अगले प्रोसेस में ट्रांसफर किए हैं, सबसे पहले हमने बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को ट्रांसफर किया होगा। तो अब हम बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्टिंग अलग करेंगे और फिर हमने जो ट्रांसफर किया होगा वो करंट प्रोडक्शन में से किया होगा। ये चीज अगर आपको समझ आ जाए तो यहाँ पे समझ लें 99% क्वेश्चन आपको समझ आ गया। आई रिपीट कि सवाल में ये बताया हुआ है कि 1700 यूनिट अगले प्रोसेस को ट्रांसफर किए, तो आप ये कहोगे कि 1700 यूनिट्स में से जो 400 यूनिट्स हैं वो वाले होंगे जो कि हमने पिछले प्रोसेस में रह गए थे और इस प्रोसेस में हमने मुकम्मल करके बनाए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और 1700 में से 1300 यूनिट्स वो होंगे जो करंट प्रोडक्शन में से होंगे।
अच्छा, अब जो करंट प्रोडक्शन में से है वो तो बहुत ही आसान है। उस 1300 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 11.64 से, इससे मल्टीप्लाई कर दो 111.64, क्योंकि हमने यही तो निकाला था। हमने यही तो निकाला था कि करंट प्रोडक्शन पे हमारी इक्विवेलेंट कॉस्ट क्या आ रही है। तो आप 1300 को तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला मामला तो सिंपल हो गया, 145132। लेकिन अब आपको ये बताना है कि जो 400 यूनिट्स बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस से ट्रांसफर हुए हैं उसकी कॉस्ट क्या है। उसकी कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसकी कॉस्ट मुझे इस तरह कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि भाई पहले से इस पे कॉस्ट लगी हुई थी, यानी कि प्रीवियस कॉस्ट थी बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की, वो ले लो, और फिर हमने बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में कुछ कॉस्ट ऐड भी की थी क्योंकि वो पहले से अधूरा था। अच्छा, कितनी कॉस्ट ऐड की थी वो मैंने आपको यहाँ बताई थी। मटेरियल की कोई कॉस्ट ऐड नहीं की थी, जबकि 300 यूनिट्स पे कन्वर्जन कॉस्ट ऐड की थी। अब आपने क्या करना है, आपने 300 यूनिट्स पे जो कन्वर्जन कॉस्ट है 49.14 वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। 300 मल्टीप्लाई बाय 49.14, तो आप ऐड करोगे 14742। तो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की मुकम्मल होने की कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 14742 प्लस 23655, ये बन जाएगी 38397। ये आप इधर ले लो 38397। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो 1700 यूनिट हमने अगले प्रोसेस को ट्रांसफर किए हैं उसकी टोटल वैल्यू बनती है 38397 प्लस 1414532, उसकी टोटल वैल्यू बनती है 183529। और आखिर में क्या करना है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू निकालनी है। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 300 यूनिट्स हैं। 300 के 300 यूनिट्स पे मटेरियल लग चुका है, मटेरियल की इक्विवेलेंट कॉस्ट 62.5 है, और 50% यूनिट्स पे क्या लगा है, कन्वर्जन। तो आप 50% यूनिट्स को कन्वर्जन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाय 62.5, 18,750 आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ गई, और 150 मल्टीप्लाई बाय 49.14, ये आपका 7371। तो ये अब आपका एंडिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ गया 7371 प्लस 18750, 26121। और अब अगर आप 26121 को और इसको जमा करोगे तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है ना आउटपुट वाला, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फाइफो है, फाइफो का मतलब है पहले बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को मुकम्मल करोगे, उसकी कुछ पहले की कॉस्ट है, कुछ कॉस्ट ऐड की है, मुकम्मल करके आगे ट्रांसफर करोगे, और बकिया करंट प्रोडक्शन में से दोगे, तो ये वैल्यूएशन जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इस पर अगर आपको कोई सवाल हो तो बताओ, अदरवाइज हमारी जो लर्निंग है वो कंप्लीट होगी, हमने फाइफो मेथड भी कवर कर दिया जी। कहीं से कोई पॉइंट समझना आता है, और मैं आपको इसका जो सोल्यूशन में जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो भी दिखा देता हूँ। ये अभी मैंने आपको करके दिखाया है, ये वैल्यूज मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई थी। ठीक है, ये बराबर है इसके और इसके, ये प्रोसेस काउंट बना हुआ है। अब इसके अंदर वो ऑब्वियसली कैलकुलेशन तो अलग से उन्होंने करी हुई है, लेकिन टोटल जो हमारी वर्किंग्स आई थी वो इनकी वर्किंग हमारी वर्किंग एक ही है। तो अब इसमें से कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझना है वो समझ लो। ओके सर, यस सर, समझ आ रहा है, आ रहा होगा। पहले भी आपको पहले भी आपको आता था प्रोसेस कॉस्टिंग, कोई फर्क पड़ा समझने में, फीडबैक दे दिया करें। सर पहले हमने किया हुआ था, लेकिन उसका प्रोसीजर जो है ना वो डिफरेंट था। वो जैसे बीकॉम डिफरेंट, वगैरह में किया था। जी, वो ओके क्वांटिटी शेड्यूल बना के, और जिस तरह वो होता है ना उस तरह। ओके ओके,
आपने पहले बीकॉम किया है? यस सर। वहां पे वो क्वांटिटी शेड्यूल बनता है, दिस एंड दैट, पर वो भी उस तरह से भी आप कर सकते हो, बात तकरीबन एक ही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अकाउंट अप्रोच, वैसे मुझे अकाउंट अप्रोच सिंपल लगती है। ओके खैर, ये तो स्टेटमेंट और अकाउंट का फर्क है, उसमें तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको वो जो अगला क्वेश्चन था हमारा, जो हमने किया था, उसका भी FIFO मेथड आप खुद कर सकते हो, मैं अब नहीं करवाऊंगा FIFO। तो यहाँ पे एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, ये आप खुद कर लो जिस तरीके से मैंने भी आपको क्वेश्चन कराया है। मैं अब अगले टॉपिक पे चलता हूँ। तो इस चैप्टर के एंड में एक चीज है जिसे कहते हैं जॉइंट एंड बायो प्रोडक्ट्स। तो आप जब प्रोसेस में एक इनपुट डालते हो, कॉमन इनपुट से मुराद ये है कि एक तरह का मटेरियल डाला, लेबर लगाई, ओवरहेड्स लगाए, तो आपने इस प्रोसेस में इनपुट डाली, लेकिन आउटपुट के तौर पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए। तो जब आपको आउटपुट के तौर पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएं, तो फिर इनको हम कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, और इन्हीं में से कोई बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो लेट्स से हम डी को कह देते हैं बाय प्रोडक्ट। अब ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट में बुनियादी फर्क तो ये है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स होते हैं मेन, यानी कि ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप को पता होता है कि खैर पता होना ये वो एक सेपरेट बात है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मेन प्रोडक्ट्स हैं। और मेन प्रोडक्ट वो होगा जिसकी वैल्यू सब्सटेंशियल होगी, यानी कि लेट्स से एक प्रोडक्ट है वो 10 रुपए का बिकेगा, 10 रुपए की उसकी वैल्यू है, इस प्रोडक्ट की 8 रुपए की वैल्यू है, या इस प्रोडक्ट की 5 रुपए की वैल्यू। और बाय प्रोडक्ट हो जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, लेट्स से 10 पैसे की इसकी वैल्यू है, या 50 पैसे की वैल्यू है, या 1 रुपए की वैल्यू है। अब मिसाल के तौर पे आप अगर शुगर बनाते हैं गन्ने से, तो गन्ने का जो फोक है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज बाय प्रोडक्ट। आप बर्तन बनाते हैं, बर्तन बनाने के सांचे हैं, जो डाइयाँ हैं, वो इन दी एंड ज़ाया हो जाती हैं, वो एक बाय प्रोडक्ट है। गंदम को प्रोसेस करते हो तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनमें से कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकल सकते हैं। तो इसी तरह ऑयल को, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं तो कई प्रोडक्ट्स निकल आते हैं। तो बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट की जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कहीं वैल्यू से आएगा। जॉइंट प्रोडक्ट की वैल्यू हाई होती है, जबकि बाय प्रोडक्ट जो है वो ऐसी आउटपुट होती है जिसकी वैल्यू बड़ी स्मॉल सी होती है रिलेटिवली, ठीक है। और दूसरा, हम ये इंसिडेंटली मान जाते हैं, हम बना कुछ और रहे होते हैं लेकिन ये बीच में से निकल आते हैं। मिसाल के तौर पे बर्तन बनाने में हमने डाइयाँ जो स्क्रैप हो जाती हैं, वो हमारा काम नहीं था, वो तो स्क्रैप हो गई इसलिए वो निकल आई। इसी तरीके से हम बना तो चीन ही रहे हैं, अब उसमें फोक अगर आ गया, उसका हमने कुछ और इस्तेमाल कर लिया, तो वो तो हम नहीं बनाना चाह रहे थे, बना तो हम शुगर बनाना चाह रहे थे। तो बाय प्रोडक्ट इन अ सेंस बाय प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं, एक तो वैल्यू भी बड़ी कम होती है, दूसरा वो हम नहीं बना रहे होते, बना हम कुछ और रहे होते हैं, वो बस ऐसे ही निकल आता है बीच में से, और एज अ स्क्रैप आप बेच देते हो, उसको स्क्रैप ही समझो। तो अब करना क्या है, यानी कि अब यहाँ पे हम समझना क्या चाह रहे हैं, हम समझना ये चाह रहे हैं कि अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आ जाएं या बाय प्रोडक्ट्स आ जाएं तो इसकी अकाउंटिंग क्या होगी। अब हमने तो चूंकि कॉस्टिंग और अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग क्या होगी और ज्वाइंट प्रोडक्ट की अकाउंटिंग क्या होगी। तो सबसे पहला मसला तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि वो जो आप एक कॉस्ट लगा रहे हो, जिसको मैंने कॉमन इनपुट कहा था, कॉमन इनपुट जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आप लगा रहे हो, लेट से ये टोटल मिलाकर लेट से 5 लाख रुपए बनता है, और इससे आपको 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ए बी सी, और ये तीनों ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि इस जो कॉमन कॉस्ट है, इसमें से कितनी कॉस्ट ए को चार्ज करूं, कितनी बी को चार्ज करूं, कितनी सी को चार्ज करूं, क्योंकि वो कॉस्ट तो कॉमन थी। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि 5 लाख में से कितनी कॉस्ट ए पे लगी, कितनी बी पे लगी, कितनी सी पे लगी, जबकि ये तो तीनों इकट्ठे प्रोड्यूस हो गए, साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो गए, जॉइंटली प्रोड्यूस हो गए, तो मैं अब कैसे ये जानूं। तो इस मसले का हल हमने अकाउंटेंट्स ने जो निकाला बड़ा सिंपल सा है, और वो ये है
कि हम यहाँ तो तीनों का वेट देख लेते हैं, रिलेटिव वेट, या क्वांटिटी कह लें, वेट छोड़ दें, क्वांटिटी कह लें, कि हम यहाँ तो ये देखते हैं कि भाई जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर दो, जिसकी कम क्वांटिटी है उसको कम कॉस्ट चार्ज कर दो। यहाँ तो आप क्वांटिटी की बेस पे कॉस्ट को अपोर्शन कर दो या फिर वैल्यू की बेस पे कर दो। तो हमारे पास दो तीन तरीके हैं। तो आपको अगर सवाल आएगा तो आपको क्या आएगा, आपको वो ये बताएगा कि ये कॉमन कॉस्ट है, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी क्वांटिटी निकली है, ये इनकी वैल्यू है, आप उस कॉस्ट को पोर्शन कर दो। तो हमने तो बस वो ज़रब तकसीम करके, रेशियो प्रोपोर्शन करके हमने कॉस्ट निकाल देनी है। तो एक तो हमें इस तरह का सवाल आ सकता है। जिस तरीके से इलस्ट्रेशन 5 में आपको वो कहता है कि Ellison produces two products X and Y in single joint process. The last month joint cost was 75,000. अब ये joint cost है और 10,000 यूनिट बनाए X के और 15,000 Y के। अब बगैर आगे जाए, अगर मैंने 75,000 की कॉस्ट X और Y को तकसीम करनी है तो X के 10,000 यूनिट्स हैं और टोटल 25,000 यूनिट्स हैं, Y के 15,000 यूनिट्स हैं, टोटल 25,000 यूनिट्स हैं, यानी कि X और Y के दोनों को मिला के टोटल कितने हो गए, 25,000। तो मैं क्या करूंगा, मैं 10/25 मल्टीप्लाई बाय 75,000 ये चार्ज कर दूंगा X को, और 15/25 मल्टीप्लाई बाय 75,000 ये चार्ज कर दूंगा Y को। तो इट्स अ मैटर ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। वो तो ज़रब तकसीम किया, हमारे पास कॉस्ट स्प्रेड हो गई, तो कॉस्ट स्प्रेड हो गई। ये एक तरीका है, क्वांटिटी की बेस पे करता हूं। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको वैल्यू की बेस पे करो। वैल्यू क्या है कि वो कहता है कि प्रोडक्ट X जो है वो $10 का बिकता है और प्रोडक्ट Y, ये वैसे नीचे ये एक सवाल और है लेकिन मैं सिर्फ उससे रेलेवेंट डेटा यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सवाल बहरहाल उसने नीचे कुछ और पूछा हुआ है, सवाल आगे कोई NRV का एक और मेथड है वो पूछा हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ NRV क्या होती है, लेकिन मैं फिलहाल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट X की वैल्यू 10 है, Y की 5 है, लेकिन X के कितने यूनिट्स है, 10,000। तो टोटल वैल्यू X की कितनी बनेगी, 10 × 10,000, और Y की वैल्यू कितनी बनेगी, 5 × 15,000। तो वो जो रेशियो प्रोपोर्शन आपने पहले क्वांटिटी का कर लिया था, अब आप 1,00,000 और 75,000 दोनों की जो वैल्यूज हैं उसका रेशियो प्रोपोर्शन कर लो। तो आप वैल्यू की बेस पे भी इसको प्रोपोर्शन कर सकते हैं। प्रोपोर्शन करना कोई मसला नहीं है किसी भी बेस पे। तो एक बेस होगी सेल वैल्यू, एक बेस होगी प्रोडक्शन यूनिट, एक बेस और है जिसे कहते हैं एनआरवी। अब एनआरवी क्या है, एनआरवी कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू को। रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू। और अगर इस सेल वैल्यू में से कुछ हम कॉस्ट माइनस कर दें जो उस सेल को करने के लिए जरूरी है, तो वो एनआरवी बन जाएगी, क्योंकि एनआरवी में नेट आ रहा है, नेट का मतलब है कुछ ना कुछ हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें एनआरवी की बेस पे कहता है अपोर्शन कर लो। तो हमने तो सिर्फ यहाँ पे अगर एनआरवी हम कैलकुलेट कर लें, एनआरवी, तो हम अपोर्शन आसानी से कर लेंगे। अब एनआरवी क्या है वो भी आप देख लो कि क्या है यहाँ पे एनआरवी, वो नीचे कैलकुलेट की हुई है इसलिए मैं उन्हीं की कैलकुलेशन यूज कर लेता हूँ। तो प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट्स है, 10,000। प्रोडक्ट एक्स कितने का बिकता है, 10 का। तो प्रोडक्ट एक्स की जो वैसे वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू, वो कितनी है, 1,00,000। लेकिन वो कहता है एक्स को बेचने के लिए 15,000 के एडिशनल खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो अगर हम एडिशनल खर्चे माइनस कर देते हैं तो 85,000 एनआरवी बन जाएगी। इसी तरीके से वाई के 15,000 यूनिट्स हैं, वाई की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 75,000 जो है वो वैल्यू बनी, और इसमें से अगर हम कॉस्ट माइनस कर दें तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू और एनआरवी, सेल वैल्यू में और एनआरवी में सिर्फ यही फर्क है कि सेल वैल्यू में सिंपल आपने मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली, जबकि एनआरवी में आपने एडिशनल कॉस्ट भी माइनस कर ली। तो अब आप इसकी रेशियो प्रोपोर्शन बना लो, 85,000 और 65,000, 1.5 लाख टोटल बनता है। तो 85,000 तकसीम 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 75,000, ये एक्स को चार्ज कर दो, और 65,000 तकसीम
1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 75,000, ये आप चार्ज कर दो वाई को। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट का सवाल आता है और आपने ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। यू विल बी गिवन ज्वाइंट कॉस्ट। आपको दिए होंगे 2 प्रोडक्ट्स या 3 प्रोडक्ट्स या 4 प्रोडक्ट्स, आपको दी होगी उसकी क्वांटिटी, आपको दी होगी उसकी वैल्यू, आपको दी होगी उस पर लगने वाली कॉस्ट। जो मेथड वो आपको कहता है उस मेथड को फॉलो करते हुए रेशियो प्रोपोर्शन से आप कैलकुलेशन करके उसको बता दो कि इतनी कॉस्ट एक्स को चार्ज करनी है, इतनी वाई को चार्ज करनी है। एक तो हमारा ये मसला था जो हमने सीख लिया। अब दूसरा है बाय प्रोडक्ट, कि बाय प्रोडक्ट निकल आया, तो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को, अच्छा अब अगर मैं आपको इसका जरा प्रोसेस अकाउंट दिखाऊं ना, तो हो ये रहा होगा कि आप मटेरियल लगा रहे होगे, लेबर लगा रहे होगे, ओवरहेड्स लगा रहे होगे, लेट्स से ये टोटल मिला के 75,000 है। तो इसके नतीजे में एक्स भी बन रहा है, वाई भी बन रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक्स की कॉस्ट जान ली प्रोपोर्शनेट, और वाई की भी जान ली। ठीक हो गया। तो अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इसी में अगर एक जेड प्रोडक्ट भी निकल आता है जो कि हमारा बाय प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे? बाय प्रोडक्ट की काउंटिंग कैसे होती है? तो चूंकि बाय प्रोडक्ट लेस सिग्निफिकेंस का होता है, हमें इसके लिए कोई प्रिसाइज किस्म की कॉस्ट एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रिसाइज किस्म की वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये करेंगे, अब हम कुछ कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। हम ये करेंगे कि जितनी भी बाय प्रोडक्ट, जितनी भी बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग तो हम करेंगे ही नहीं, हम उसकी ज्वाइंट कॉस्ट, तो हम ज्वाइंट कॉस्ट वाले पे तो जाएंगे ही नहीं बाय प्रोडक्ट की। हम सिर्फ ये देखेंगे कि बाय प्रोडक्ट जो बना हमारा, लेट से 1000 यूनिट निकल आए, तो वो बिक कितने का सकता है, उसकी सेल प्रोसीड्स क्या है। तो लेट्स हमें पता लगता है ये 500 का बिकेगा बस। तो हमने क्या करना है कि बाय प्रोडक्ट जितने का भी बिकेगा उसको हमने बना लेना अदर इनकम। ठीक है, उसको हमने बना लेना अदर इनकम। तो एक तो तरीका ये है कि हम उसको अदर इनकम बना लें। दूसरा तरीका ये है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, the net sales of by product for the current period is recognized as other income and is reported in income statement। यानी कि प्रोसेस अकाउंट में भी नहीं आया, आपने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में इसे एज अदर इनकम लिख दिया। दूसरा तरीका यह है कि आप बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से निकाल दें। ठीक है, मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से निकाल दें। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका बाय प्रोडक्ट जेड है और अगर इससे आपको कुछ इनकम आ सकती है, तो इस इनकम की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स और वाई कम हो जाएगा। यानी यूँ समझ लें कि जहाँ पे आप कह रहे हो कि 75,000 की कॉस्ट लग रही है एक्स और वाई पे, तो अगर बाय प्रोडक्ट से 1,000 का रेवेन्यू आ रहा है, तो आप कहोगे कि एक्स और वाई पे 74,000 की कॉस्ट लग रही है। तो मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी आपकी, 75,000 नहीं लग रहा बल्कि 74,000 लग रहा है, क्योंकि 1,000 तो बाय प्रोडक्ट से रिकवर हो रहा है। तो एक ट्रीटमेंट ये है कि या तो आप उसे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से निकाल दें, और दूसरा है कि यहाँ आप उसे अदर इनकम बना दें। तो ये दो तरीके हैं जो आपने फॉलो करने हैं, जिसको वो कहते हैं नॉन कॉस्ट मेथड। यानी कि इसमें हम कॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे बाय प्रोडक्ट की, बल्कि जो उसका आने वाला रेवेन्यू है, जो स्क्रैप प्रोसीड्स है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। अब ये एक इलस्ट्रेशन देख लें, जो बात अभी हमने की है, अभी इसको हम थ्रू इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। So process M produces two joint products A and B and one byproduct C। और जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो हमने अपोर्शन कर दिया, ए को, बी को और सी को, जो हमने ज्वाइंट कॉस्ट है वो अपोर्शन कर दी, और वो इतनी है। अब वो कहता है कि इट इज पॉसिबल टू सेल प्रोडक्ट सी, जो बाय प्रोडक्ट है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ 0.5 पर यूनिट
the further processing costs are 0.20 और 2000 यूनिट्स ऑफ बायो प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। अब पहले तो ये देखो कि 2000 बायो प्रोडक्ट के यूनिट से आपको बचेगा क्या? ये बायो प्रोडक्ट कितने का बिक सकता है? 0.50 का। इसको प्रोसेस करना पड़ेगा पहले, तो इससे हमें जो फायदा होगा वो 2000 इंटू 0.3 का होगा, यानी कि जो नेट प्रोसीड्स इससे आएंगी हमें वो $600 की आएंगी। अब रिक्वायरमेंट क्या है? If the byproduct revenue is deducted from the main product cost, how are the joint costs of 18,000 apportioned? Joint cost कितनी है? 18,000। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? 18,000। पहले आपने इस 18,000 को अपोर्शन कर दिया ए और बी को बेस्ड अपॉन दी यूनिट्स। अब आपने क्या करना है? इस 18,000 में से पहले तो 600 निकाल देना है, क्योंकि ये तो हो गया रिकवर। 600 निकाल कर बाकी जो ज्वाइंट कॉस्ट बच जाएगी 17,400, अब आप उसको अपोर्शन करोगे बेस्ड ऑन यूनिट्स। तो ये सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। नीचे से मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि पहले तो निकाल लिया बाय प्रोडक्ट से इनकम कितनी आएगी, फिर आपने ज्वाइंट कॉस्ट को उस इनकम से एडजस्ट कर लिया, मेथड 2 अप्लाई किया, ज्वाइंट प्रोडक्ट की रेवेन्यू को मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस कर दिया, फिर आपने रेशियो प्रोपोर्शन निकाला और उसके हिसाब से जो एलोकेशन है वो हमारी चेंज होगी। पहले एलोकेशन कुछ और थी, ज्यादा थी, अब एलोकेशन कम हो गई। तो ये जो बता रहा था कि आपने या तो अदर इनकम बनाना है बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को, या फिर उसे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से निकाल देना है। सो दिस इज एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बाय प्रोडक्ट्स। यही टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 है, सेम, और इसी तरीके से चलें कर ही लेते हैं, छोड़ें। So test your understanding 7, बल्कि आप करें मेरे साथ। The company operates a manufacturing process which produces joint products A, B and byproduct C. The manufacturing cost is this, और ये तीनों प्रोडक्ट की यूनिट्स और सेल वैल्यू है। और B जो है that require further processing after separation from the other two product, B को आपको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, ये उस पर लगने वाली कॉस्ट है। और C को भी फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी, C आपका बाय प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आप टोटल प्रॉफिट अर्न बताओ बाय प्रोडक्ट ए एंड बी। अपने नेट रियलाइजेबल मेथड यूज करना है ज्वाइंट कॉस्ट को पोर्शन करने के लिए, और आपने अज्यूम करना है कि बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो मेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से डिडक्ट हो रही है। तो सबसे पहले बाय प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है वो आप मुझे बताओ। सबसे पहले एज अ स्टेप 1 आप ये बताओ कि बाय प्रोडक्ट से कितनी इनकम आ रही है, बाय प्रोडक्ट की सेल प्रोसीड्स कितनी है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। बाय प्रोडक्ट की सेल प्रोसीड्स कितनी है नेट? सी दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। तो छोटा सा सवाल है, इमीडिएट सा जवाब बनता है, तो आप जवाब दे दें। गलत हो सही हो उससे एज सच कोई गर्ज नहीं है, बट यू शुड कैलकुलेट कि जो बाय प्रोडक्ट सी है उसको बेच के कितना पैसा आएगा नेट, अमाउंट बतानी है।
सर 3340। अब मैं चेक कर लेता हूँ 2770 सर इसको टाइम्स जो पर केजी जो है पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, जी फिर उसमें से आपने माइनस किया उसकी जो एडिशनल कॉस्ट है, और एडिशनल कॉस्ट कितनी है 2770 मल्टीप्लाई बाय 0.4 110 1108, तो 3324 माइनस 1108 ये 2216। आपका 2216 जो है ये बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि इसको किस में से माइनस करो, मेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से माइनस करो। मेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है 272926, 270710। तो 270710। अब इस 270710 को प्रोडक्ट ए को और बी को अपोर्शन करना है, लेकिन क्वांटिटी की बेस पे नहीं करना, वैल्यू की बेस पे भी नहीं करना, बल्कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बेस पे करना है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आती है, वैल्यू निकाल कर, तो सबसे पहले तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं 16,000 मल्टीप्लाई बाय 6.1, ये इसकी वैल्यू है 97,600, और प्रोडक्ट बी 53,200 टाइम्स 7.5, ये मेरे ख्याल में गड़बड़ होगी, 16,000 53.20 है शायद। 53,000 नहीं 53,200 ही है, मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो ये 3,99,000। यस सर। अब इसमें से देखना कि एडिशनल कॉस्ट, प्रोडक्ट ए की तो एडिशनल कॉस्ट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट बी की एडिशनल कॉस्ट है और वो है 201930, तो एनआरबी निकालने के लिए ये एडिशनल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। तो 399,000 माइनस 201930, ये माइनस करके जो बाकी रह जाएगी एनआरबी वो 197070 रह जाएगी। अब हमारे पास दो एनआरबीज आ गई हैं, एक एनआरबी ये है, एक एनआरबी ये है, तो एक तो पहले इन दोनों को जमा कर लेते हैं, तो टोटल आ जाएगा। और फिर अब आपने वही रेशियो प्रोपोर्शन करना है, इसको इस पे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको इस पे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एलोकेशन भी हो जाएगी। तो एलोकेशन मेरे ख्याल में आयशा ने बताया है 66430, ये एलोकेशन ही बताइए आपने, फाइनल अमाउंट बताइए आयशा। बता दो जरा दोनों, हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, मैं जरा इसको नीचे आंसर से कंफर्म कर लेता हूँ। तो एक को चार्ज होती है 8,9,664, ये एक आएगी ए को, और बी को जो चार्ज होगा वो है 181,046, 181,046, यही अमाउंट आ रही है। जी यही अमाउंट आ रही है ना।
एग्जैक्टली ये अमाउंट्स आ रही हैं। तो ये एक प्रोसेस था। उसने आपसे जो सवाल पूछा वो प्रॉफिट का पूछा है। तो अगर आपने टोटल प्रॉफिट निकालना है तो सेल प्रोसीड्स में से आप डेफिनेटली फिर ये ज्वाइंट कॉस्ट माइनस कर देंगी तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं 1 मिनट आपको इसको, बल्कि चले आप पहले पूछ लें फिर मैं आपकी बात। कोई है क्वेश्चन? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन एक आखिरी सवाल करते हैं और देन दैट will be the end of today's session. Last question we have is the joint cost allocation using NRV. ये वैसे सिंपल ही है। ज्वाइंट कॉस्ट 2 लाख है। प्रोडक्ट ए जो है वो 4,50,000 का बिक सकता है आफ्टर एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो इसकी जो एनआरवी बनेगी वो 450 माइनस 250 बनेगी जो कि 2 लाख बनती है। और प्रोडक्ट बी जो है वो 6 लाख का बिकेगा आफ्टर एडिशनल कॉस्ट 2 लाख, तो इसकी एनआरवी 4 लाख बनती है। और बाय प्रोडक्ट जो है वो 25,000 का बिक सकता है और इसमें 5,000 की कॉस्ट है, इसकी वैल्यू 20,000 बनती है। बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को आपने क्या करना है, आपने मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस करना है। मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख में से 20,000 माइनस करना है, बाकी रह गया 1,80,000। अब इस 1,80,000 को आपने अपोर्शन करना है। रेशो प्रपोर्शन क्या बनेगा? 2 लाख तकसीम 6 लाख और 4 लाख तकसीम 6 लाख। तो ये एनआरबी थी, तो 2/6 कर लो, 180,000 इंटू 2/6, ये बनेगा 60,000 और 3/6 कर लो तो ये बनेगा सॉरी 4/6 कर लो तो ये बनेगा 1,20,000। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। तो ये इतना तेजी से बाद में हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जब एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, इट्स नॉट दैट वेरी हार्ड, बट ऑब्वियसली हमें इसके साथ एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पॉइंट्स आपके जहन में होंगे, उतने जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई फाइनल सवाल है तो वो पूछ ले। दिस सेशन इज ओवर। कल इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा इसी टाइम के आसपास 4 to 5:30 आपको एक छोटा सा टॉपिक है सर्विस कॉस्टिंग के हवाले से, वो भी करा दूं। और फिर असल में जो मेन टॉपिक अब रह गया हमारा वो है वेरिएंस एनालिसिस का, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर खैर एक मेरी वीडियो भी है, मैं वो भी शेयर कर लूंगा आपसे, यूट्यूब वीडियो, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा लेक्चर है। और उसके अलावा भी हम काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे उससे, क्योंकि बहुत वेटेज है उस टॉपिक की। तो अगर आप किसी का कोई फाइनल सवाल है तो वो पूछ लें। सर ये जो 7th वाला क्वेश्चन था उसमें जो बी की कॉस्ट है उसकी नहीं समझ आई। उसमें किसकी कॉस्ट? बी की। सी की? बी की ये 399,000 जो है लेफ्ट साइड पे, ये यहाँ पे। ओके, दिस वन इसकी बात कर रही ना, 399,000। ये यस इसको सर। मल्टीप्लाई करने से है। 53,200 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7.5 से तो यही आएगा। अब फिर इसमें से सर ये वो माइनस किया। 39250 आ रहा है। अच्छा, मेरा तो यही आया था, एक मिनट दोबारा देखते हैं। 53,200 मल्टीप्लाई में 7.5, मेरा तो यही आ रहा है। पता नहीं आपका कैलकुलेटर क्यों इस तरह से कर रहा है। दिस इज 53,200। ओके सर। 53,200 आप शायद गलत इसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। चलो then that's it for today and कल we will study further. We are very near to the end of the syllabus. Inshallah, in 2-3 sessions, this will gonna end. पोर्टल में अपडेट नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलता है कुछ क्वेश्चंस में अपडेट करता हूँ। वैसे आप किट्स जितनी कर सकती हैं, बीपीबी, कैप्लन, जो रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी अनफ है। मेरे पास एक तो सीमा की किट्स भी हैं, तो
अगर पोर्टल में नहीं भी अपडेट होता तो you go through maximum questions from the kids. So I will see you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.